यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती थीं। इस काउंसिल के एक सदस्य थे हर्ष मांदर। कांग्रेस के इशारे पर सीएए विरोधी आंदोलन और शाहीन बाग में काफी सक्रिय रहे हर्ष मांदर की ये फितरत है कि वे जहां भी सरकार विरोधी आंदोलन होता है पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर आग को हवा देने में देरी नहीं लगाते। हर्ष मांदर का संपर्क इटली की गुप्तचर सेवा और इतालवी सरकार से जुड़े संगठन से भी है। हर्ष मांदर सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि 2 चिल्ड्रन होम भी चलाते हैं। अब यही चिल्ड्रन होम उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दक्षिणी दिल्ली के 2 चिल्ड्रन होम्स अमन घर और खुशी रेनबो होम की स्थापना सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज यानी CES ने की थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया जहां उसे बच्चों के शोषण के प्रमाण मिले। NCPCR के अनुसार CES के निदेशक हर्ष मांदर हैं। दोनों चिल्ड्रन होम का निरीक्षण 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इसके लिए 2 टीम्स बनाई गई थीं, जिसकी अगुवाई खुद NCPCR के अध्यक्ष कर रहे थे। NCPCR को उम्मीद अमन घर में होने वाले यौन शोषण के बारे में पता चला, जिसका संचालन अमन बिरादरी ट्रस्ट करता है। बता दें कि अमन बिरादरी ट्रस्ट की स्थापना मांदर ने की थी। NCPCR का कहना है कि उनके पूर्व सदस्य ने बताया था कि 2012 में भी आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन उस समय मामले को सही तरीके से निपटाया नहीं गया। NCPCR ने पाया कि इन चिल्ड्रन होम्स में कई मानदंडों और नियमों का उल्लंघन किया गया। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं किया गया था। कोई पर्याप्त काउंसलर, कुक या हेल्पर भी उपलब्ध नहीं था। किसी स्टाफ की भर्ती का कोई रिकॉर्ड या वर्क प्रोफाइल नहीं था और कोई भी चिकित्सा अधिकारी कॉल पर उपलब्ध नहीं था। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि घर के कमरों को अलग नहीं किया गया था और बड़े बच्चों के साथ नाबालिग बच्चों को एक साथ रखा जाता था, जिससे छोटे बच्चों को बड़े बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा बाल अधिकार संस्था ने कहा कि उसे आश्रय गृह में होने वाले यौन शोषण के बारे में पता चला है, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। आयोग ने संस्थानों में बाल यौन शोषण के संबंध में विरोधाभासी बयान भी पाया। आश्रय घरों के शुरुआती खंडन के बाद CES ने स्वीकार किया कि ये मामले घटित हुए थे। जिस तरीके से मैनेजर वाले मामले को निपटाया गया वह भी काफी घिनौना था। मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उसे संगठन के एक घर से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। केजरीवाल सरकार के WCD विभाग को इस बारे में पता था और फिर भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़कियों के लिए खुशी रेनबो होम में इस तरह के उल्लंघन पाए गए। किसी स्टाफ की भर्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 90 बच्चों के लिए केवल 1 बाल कल्याण अधिकारी था। कोई भी कक्षा नहीं थी। स्टाफ का निवास मानक के अनुसार नहीं था। 90 बच्चों के लिए केवल 8 बाथरूम थे। स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों के आश्रय घरों को कई स्रोतों से वित्त पोषित किया जा रहा था। NCPCR के अनुसार हर साल लाखों रुपए बाल आश्रय घरों को दिए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल की सियासी हवा तेजी से बदली तो ममता बनर्जी को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आई। अपनी गद्दी बचाने में जुटी ममता बनर्जी को अब राज्य के उन किसानों की याद आई जिन्हें अपनी सियासत चमकाने के लिए ममता बनर्जी ने किनारे लगा दिया था और जिन्हें PM किसान सम्मान योजना से वंचित रखा गया था। किसानों को मिलने वाली सहायता से वंचित कर ममता बनर्जी ने जो बड़ी गलती की थी, अब वो उसे सुधारना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू की जाएगी। CM ममता बनर्जी ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना को लागू किए जाने से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों का ब्यौरा मांगा जिन्होंने वेबसाइट के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के खाते में पैसे न भेजकर सीधा किसानों के अकाउंट में भेज सकती है। हालांकि इसके पहले तक ममता बनर्जी ने इस योजना को बंगाल में इसलिए लागू नहीं होने दिया क्योंकि वो चाहती थी कि केंद्र की योजना का पैसा बंगाल सरकार को मिले और फिर बंगाल सरकार किसानों को दे। लेकिन केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है ताकि इसमें भ्रष्टाचार का दीमक न लगे और किसानों को उनके हक से वंचित न होना पड़े। अब ममता बनर्जी ने अपनी शर्त को वापस लेते हुए पैसे सीधा किसानों के खाते में डालने की अपील की है। ममता सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र ने कहा राज्य द्वारा दी जाने वाली किसानों के लिस्ट को वेरीफाई किया जाएगा। CM ममता बनर्जी ने कहा कि हमने ये महसूस किया कि किसानों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए और इसी वजह से मैंने केंद्र से डेटा मांगा है।
ताकि हम सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर सकें। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपए साल भर में 3 किश्त के जरिए ट्रांसफर होते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं कि किसानों को सभी लाभ मिलें। हमारे पास अपनी योजनाएं हैं, लेकिन अगर उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा तो उन्हें लाभ उठाने दें। अगर उन्हें लाभ मिले तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हालांकि अगर केंद्र हम पर भरोसा नहीं करता है तो यह उन पर निर्भर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ये अच्छा है कि राज्य सरकार ने फैसला किया। इससे बंगाल के लाखों किसानों को फायदा होगा और किसानों को एहसास होगा कि टीएमसी किस तरह की राजनीति कर रही थी और उन्हें इसके लाभों से वंचित रखा गया था। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 4 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस योजना के तहत इससे पहले 10 करोड़ 59 लाख किसानों को 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचाई गई थी। इस योजना का सालाना बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। बताते चलें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए जमा कराती है। ये योजना पहले पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, लेकिन चुनाव करीब आते ही ममता बनर्जी को सीमांत किसानों के हित की चिंता सताने लगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की इस योजना से बंगाल के किसानों को वंचित रखने की वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ किसानों में काफी आक्रोश था। उनके गुस्से को शांत करने के लिए ममता बनर्जी को अपनी जिद आखिरकार छोड़नी पड़ी। लेकिन ममता बनर्जी सियासत करने से बाज नहीं आएंगी, इसलिए अब उनकी तैयारी नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम जल्द ही एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। आपको बता दें कि इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत कई प्रदेश में किसान पिछले 40 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की मांग का समर्थन करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। हम जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान पर ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी के मुकाबले पिछड़ती जा रही है। अपनी पार्टी की हालत को समझने के लिए ममता बनर्जी ने आंतरिक सर्वे करवाया, लेकिन उस सर्वे के नतीजे भी ममता को परेशान करने वाले ही हैं। बीजेपी के 200 प्लस के लक्ष्य के सामने टीएमसी पहले के मुकाबले कम सीटें जीत रही है। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के मुताबिक टीएमसी के आंतरिक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी 190 सीटों के आसपास जीत सकती है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। टीएमसी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि राज्य में बीजेपी को 98 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत पाएगी, इससे ज्यादा नहीं। और प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वे चुनावी रणनीतिकार के पेशे से त्यागपत्र दे देंगे। अब उसी का आंतरिक सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 98 सीटें जीतने की स्थिति में है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार सीएम ममता बनर्जी की पार्टी को 51% से थोड़ा ज्यादा वोट मिल सकता है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और दमकल मंत्री सुजीत बोस ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 200 के आसपास सीटें जीत सकती है। टीएमसी नेता शांतनु सेन का दावा है कि इस बार के चुनाव में दार्जिलिंग, बीरभूमि, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, पश्चिमी बर्धमान, नदिया और कोलकाता जिले में टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी इस सर्वे को गंभीरता से नहीं ले रही है। शांतनु सेन का दावा है, बंगाल के अलग अलग जिलों में लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का कहना है कि टीएमसी ने इस तरह का सर्वे इसलिए करवाया ताकि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि टीएमसी जानती है कि वो हार की कगार पर है। वास्तविकता देखें तो टीएमसी के 190 सीटों तक पहुंचने की कोई संभावना नजर नहीं आती। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने जो 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वह पार्टी उसके आसपास जरूर पहुंच सकती है। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी विधानसभा के हिसाब से 121 सीटों पर आगे चल रही है। बंगाल में 148 मैजिक फिगर है। बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि जिस तरह की सत्ता विरोधी लहर है, उसमें बीजेपी की ही सरकार बनेगी। साथ ही टीएमसी के छोटे बड़े नेता हर रोज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी राज्य में और मजबूत हो रही है। बीजेपी ने इस बार बंगाल को 5 जोन में बांटकर चुनाव लड़ने का फैसला किया।
इनमें नॉर्थ बंगाल के सारे जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल जोन बनाया गया। यहाँ 54 सीटें हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यहाँ बीजेपी 30 से 35 सीटें जीत सकती है। पहाड़ी इलाके के बड़े नेता बिमल गुरुंग इस बार बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए वहां 7 लोकसभा केंद्रों में से 2 से ज्यादा पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि विरोधी लहर की वजह से बीजेपी काफी उम्मीद में है। इसके अलावा बीजेपी बाकी जोन में भी शानदार सफलता की उम्मीद लेकर चल रही है। पीएमसी बैंक घोटाले में जिस तरह एक के बाद एक नेताओं को और खास तौर पर शिवसेना के नेताओं के नाम सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बैंक को शिवसेना के नेताओं ने ही निचोड़ डाला और इसमें लाखों लोगों का पैसा डुबा दिया। पीएमसी बैंक घोटाला मामले की जांच में संजय राउत की बीवी वर्षा राउत के बाद अब ईडी की नजर शिवसेना के एक पूर्व सांसद पर है। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस नेता के पीएमसी बैंक घोटाला मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये नेता भी पीएमसी बैंक घोटाला में एक लाभार्थी माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे के इस नेता का भी संबंध पीएमसी बैंक घोटाला और HDIL से बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस नेता का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी रहा है। HDIL ने नेताओं के ऊपर कई करोड़ रुपए उड़ाए हैं। अब ईडी उसी आर्थिक लेन देन की जांच करना चाहती है। इस मामले में ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ की थी। असल में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत ने घोटाले के इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा कई नेताओं को भी दिया है। प्रवर्तन निदेशालय इन सभी राजनेताओं की भी जांच कर रही है, जिन्होंने ये पैसा प्रवीण राउत और उसकी पत्नी से लिए हैं। ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा, प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत की कंपनी के भी सभी ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया करती थी और आर्थिक अपराध शाखा ने प्रवीण को फरवरी महीने में गोरेगांव से एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवीण गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स में से एक थे, जो HDIL की एक सहायक कंपनी है। प्रवीण राउत वाधवान ब्रदर्स नेताओं और अधिकारियों के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम करता था। 3 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी दफ्तर से घर के लिए निकली थी। वर्षा राउत अपने साथ कुछ दस्तावेजों को भी लेकर आई थी। संजय राउत ने कहा कि हमने समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वर्षा के साथ जाने की जरूरत नहीं, वह वर्षा संजय राउत है। वर्षा राउत अचानक ईडी दफ्तर पहुंची। वर्षा राउत के अकाउंट में भेजे गए ये रुपए 2 किश्तों में वर्षा राउत को मिले थे। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत की तकरीबन 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह खुलासा भी किया है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी अवनी में भी पार्टनर हैं। इसके पहले ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वर्षा राउत ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 5 जनवरी को पूछताछ के लिए आने की बात कही थी। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि जो पैसे माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत को दिए गए थे, वह फ्रेंडली लोन के तौर पर दिए गए थे। लेकिन खास बात यह है कि प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। यहीं से इस अपराध की शुरुआत हुई थी। वर्षा राउत को ये पैसे 2 किश्तों में मिले थे। पहली बार 50 लाख रुपए 23 दिसंबर 2010 को ट्रांसफर किए गए थे, जबकि 5 लाख रुपए 15 मार्च 2011 को भेजे गए थे। इन पैसों की मदद से दादर पूर्व में एक फ्लैट खरीदा गया। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत ने तकरीबन 95 करोड़ रुपए का घोटाला HDIL की मदद से किया। प्रवीण ने गैर कानूनी तरीके से लोन के बहाने इन पैसों को साजिश के तहत गबन किया, जिसमें कई लोग शामिल हैं। HDIL के सारंग वाधवान, राकेश वाधवान और पीएमसी बैंक के चेयरमैन वरम सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा भी दर्ज किया था। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस और अन्य लोगों की वजह से 4355 करोड़ का नुकसान पीएमसी बैंक को हुआ। ममता बनर्जी अपने जन्मदिन के दिन पार्टी के नेताओं से उपहार और शुभकामनाओं की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन शुभकामनाओं के बदले उन्हें इस्तीफों की सौगात मिली। ममता बनर्जी के जन्मदिन पर उनके कैबिनेट के मंत्री ने तगड़ा झटका दे दिया। टीएमसी नेता और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पद और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ममता सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी के सभी पदों और राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अब तक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपना इस्तीफा सीएम बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेज दिया है। लक्ष्मी रतन शुक्ला पूर्व में क्रिकेटर भी रह चुके हैं। फिलहाल हावड़ा में टीएमसी के जिलाध्यक्ष भी थे और अब उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब मई 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को और झटके सहने होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार टीएमसी में सेंध लगा रही है और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं को इस्तीफा देने से रोकने में नाकाम हो रही हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। पिछले महीने मिदनापुर में अमित शाह की रैली में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के 72 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शुभेंदु अधिकारी भी अमित शाह के साथ मंच पर दिखे और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह ने मिदनापुर की रैली में बताया था कि एक साथ 1 एमपी, 9 एमएलए, 1 एक्स मिनिस्टर, 1 एमओएस, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायतों के 2 अध्यक्ष पार्टी में शामिल हुए हैं। विधायकों में शुभेंदु अधिकारी, तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, श्यामपदा मुखर्जी, विश्वजीत कुंडू और बसारी मैती शामिल थे। इसके अलावा पूर्व बर्धमान और टीएमसी सांसद सुनील मंडल और पूर्व सांसद दशरथ तिर्के भी बीजेपी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में बीजेपी जनवरी में अपने अभियान को और तेज करने जा रही है। माना जा रहा है कि कई और नेता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 जनवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहे घमासान में जनवरी माह में बीजेपी तृणमूल में और सेंध लगाने की कोशिश करेगी। साथ ही अपने अभियान को नीचे तक पहुंचाने के लिए बड़े नेताओं के जरिए माहौल भी बना रही है।